तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित कुमार और स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल 1-2 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था चैनल पर। तो इसका रीज़न था कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, जिसके कारण मैं बहुत व्यस्त था। तो आज से फ्री हूँ और वीडियो अपलोड किया जा रहा है आज से। तो एक आपसे अनुरोध है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको मैंने बता दिया है पहले ही। तो जो अभी मेरा सेशन चल रहा था उस चैप्टर का नाम क्या था? जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10th बायोलॉजी का, जिसका पार्ट 3 ये होने वाला है। तो इससे पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था जनन क्या है, जनन कितने प्रकार का होते हैं, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, ये बारे में। और पार्ट 2 है, उसमें मैंने डिस्कस किया था लैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन कैसे होता है, क्या क्या आवश्यक है। लैंगिक जनन के जो भाग होते हैं उन भागों के बारे में प्रत्येक चीज़ का डिस्कस किया है। बहुत ही सरलता से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताया गया है। तो आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक मिल जाएगा आपको, आप चाहिए और देखिए। और ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, आप अपनी उपस्थिति को वहाँ भी दर्शा सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉपिक है। तो आज हम मुख्य रूप से 3 टॉपिक पर बात करेंगे। जो पहला रहेगा अंड का निषेचन यानी कि अंडाणु का निषेचन, पहला टॉपिक। दूसरा रहेगा जनन स्वास्थ्य यानी कि जनन से रिलेटेड जितने भी हमारे मतलब कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। एक आता है गर्भ निरोधन, तो वो वर्ड से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए आज हम बात करते हैं इसमें अंड का निषेचन यानी कि अंडाणु का निषेचन में हम 2 टॉपिक पर बात करेंगे। एक पर बात करेंगे कि अगर अंड निषेचन होता है तब क्या होता है और अगर नहीं होता है तब क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं होता है, अगर अंड का निषेचन होता है तब क्या होगा। पहला कंडीशन कि जो है निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। मैंने बताया था पार्ट 2 में कि अंडों का निषेचन होता है जब अंडाणु और शुक्राणु लैंगिक रूप से आपस में संलयित होकर युग्मक बनाते हैं, मतलब युग्मनज बन जाता है, एक जोड़ी बन जाता है। एक और आने वाली वीडियो रहेगा तो उसमें हम बताएंगे वीडियो को अंत में, तो अंत तक देखिएगा। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। मान लीजिए एक ये है और एक ये है, ये मादा से ये नर्स है, ये दोनों आपस में मिलकर डबल पॉइंट बना देगा। हालांकि इसी टाइप से होता है, बट इसका जो दूसरे तरीके से इसे बताया जाता है, ये मैं ऐसी डॉट का प्रयोग यहाँ पे किया हूँ। एक डॉट ये हो गया नर का और एक डॉट ये मादा का, ये दोनों आपस में संलयित होकर डबल डॉट बना देंगे इस टाइप से। अभी आपको बस इतना ही समझना है। एक वीडियो और आएगा, उसमें हम बताएंगे कि कैसे युग्मनज का निर्माण होता है, कौन कौन से गुणसूत्र मिलकर कौन सा युग्मनज कौन सा जोड़ा बनाता है, उसके बारे में समझेंगे। आगे है कि निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है जो गर्भाशय में रोपित होता है। जो युग्मनज बनता है वो गर्भाशय में रोपित हो जाता है, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है अपरा, ठीक है। ये समझिए कि प्लेसेंटा क्या है, एक टिश्यू है यानी कि एक ऊतक है। इसका कार्य क्या है कि जब भ्रूण का निर्माण हुआ तो अपरा नामक ऊतक क्या कार्य करेगा, इसमें भ्रूण में माँ के रक्त से जो भी माता का जो भी पोषण न्यूट्रिशन वो ले रही है, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन इत्यादि जो भी भ्रूण पोषण मिल रहा है वो भ्रूण को प्रदान करता है। समझ में आया? एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल है कि जो भ्रूण का निर्माण हुआ, युग्मनज बन गया, उसके बाद तुरंत भ्रूण का निर्माण हुआ, ठीक है। भ्रूण का निर्माण होने के बाद एक अपरा या प्लेसेंटा नाम का एक टिश्यू होता है, ऊतक होता है। उसका कार्य क्या है, माँ जो भी न्यूट्रिशन ले रही है, जो भी पोषण ले रही है, उससे ग्लूकोज
ऑक्सीजन मतलब जो भी है उसमें, उसके न्यूट्रिशन में या पोषण में जो भी है, तो उसे क्या करता है, इसको प्रदान करता है, भ्रूण को प्रदान करता है, भ्रूण को प्रदान करता है, ताकि इसका भी पोषण हो सके। एक है कि भ्रूण का विकास कैसे होता है, तो जो माता का न्यूट्रिशन होता है, माता का जो पोषण होता है, उसी से ये होता है। इसीलिए बोला जाता है कि गर्भावस्था में न्यूट्रिशन का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। अब दूसरा इसमें कार्य में है, ये पहला कार्य था। अब क्या है कि भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। अब तो मान लीजिए कि अगर कोई छोटा ही जीव है, भ्रूण में तो एक प्रकार का युग्मनज निर्माण हो गया, तो वहाँ पे क्या है कि वो जो भी उत्सर्जित तो करेगा, ऐसा नहीं कि केवल एक्सेप्ट करेगा, उसको बाहर भी करना जरूरी है। तो वो क्या करेगा, अप्रा प्लेसेंटा के माध्यम से ही ब्लड में आ जाता है। वो जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो ब्लड में आ जाता है अप्रा प्लेसेंटा ऊतक के माध्यम से, ठीक है। तो उसका निपटान कर देता है ये। अब तीसरा इसमें वर्क आ गया, इसका बस 2 काम है प्लेसेंटा का, क्लास 10 तक आपको पढ़ना है। और तीसरा है अंड के निषेचन से लेकर, यानी कि जो अंडाणु का निषेचन होता है वहाँ से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। वेरी सिंपल, इसको समझ आएगा। अब जो यह पीरियड होता है यह 9 मंथ तक की होती है, यानी कि 9 महीने की होती है। गर्भावस्था का जो समय काल होता है, इसको मैं स्टार बना दे रहा हूँ, यहाँ इस समझ लीजिएगा, यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ये किस टॉपिक पर था। यहाँ तक फ्रेंड्स, यहाँ तक ये था कि अगर अन्न का निषेचन होता है तब इतनी सारी क्रियाएं होती है। अब क्या है कि नहीं होता है, अन्न का निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है, तो यहाँ मैंने लिखा है कि नहीं हो तब क्या होगा। हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अन्न प्राप्त करने को तैयार होता है। जो गर्भाशय होता है वो चाहता है कि हर महीने हमें एक निषेचित अंडाणु मिले, ठीक है। तो ये केवल रेडी होता है बट निषेचित ही नहीं होता है ना, अंड का निषेचन ही नहीं होता है, तो ये चाहे कोई कुछ भी होके इसे मिलने वाला नहीं है। तो ये एक कमी आ गया कि हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अन्न प्राप्त करने को तैयार होता है, लेकिन उसे मिलता नहीं है। दूसरा टॉपिक, गर्भाशय की भित्ति। जो गर्भाशय की भित्ति होती है वो मांसल व स्पॉन्जी हो जाती है, मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो ये नहीं होता है। तीसरा, यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौन सी भित्ति? गर्भाशय की भित्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है यदि निषेचन नहीं होता है तो। और नहीं होती है तो क्या होता है, जो मांसल और स्पॉन्जी होता है ये सब टूट कर म्यूकस के माध्यम से बाहर आ जाता है। अब चौथा है मेरे पास स्टेप यहाँ पे कि 40 से 50 वर्ष के उम्र के बाद अंडाशय उत्पन्न होना बंद हो जाता है, ठीक है। एकदम वेरी सिंपल। मैं इसीलिए बहुत ही आज थोड़ा सा मूड अभी भी थोड़ा सैडनेस है, तो मैं इतना मज़ेदार तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन हाँ समझ में जरूर आता होगा, ये मैं गारंटी लूँगा। 40 से 50 वर्ष के बाद अंडाशय उत्पन्न होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब भी एक महिला की एज 40 या 50 साल के बीच या उतना हो गया या उसके प्लस हो गया तो इसमें क्या होगा, अंडाणुओं का निर्माण सेवा समाप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, जब अंडाणु का निर्माण होता है तभी जो मासिक अवधि होता है वो चलते रहता है, जिसको हम रजोनिवृत्ति कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि अंडाणु का निर्माण ही नहीं हो रहा है ना। तो ये जो था अंडाणु का निषेचन, ये टॉपिक मेरा इतना ही है। अगर इससे मैं इतना क्लियरली चैप्टर को डिटेल्स कर रहा हूँ, ठीक है। अगले जो वीडियो दूसरे चैनल्स का वीडियो है उसके कंपेयर में मेरा वीडियो मेरे नज़र से बहुत ही अच्छा बन रहा है। आप ये ना समझें, आप सीधा समझिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो भी बता रहा हूँ क्लियरली बता रहा हूँ। पूरे ध्यान से एकाग्रता के साथ वीडियो देखिएगा। आगे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा, क्योंकि कम से कम 500-700 स्टूडेंट्स हैं मेरे अभी,
ठीक है। कम से कम ये आप ही लोग का काम है कि 1000 स्टूडेंट तक पहुंचाना है, और लाइक करते जाइएगा वीडियो को, और वीडियो जहाँ तक उससे क्लियरली देखिएगा। तो पहला टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, अंडाणु का निषेचन। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं अगला टॉपिक, जनन स्वास्थ्य है। ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, अंडाणु का निषेचन। जनन स्वास्थ्य, पहले इसका अर्थ हम समझेंगे, ठीक है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ पहला में क्या है कि जनन से संबंधित सभी आयाम, आयाम मतलब व्याधि, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक, शरीर से, दिमाग से, पूरे समाज से और व्यवहार से पूरे तरीके से स्वस्थ होना क्या कहलाता है, जनन से संबंधित। लेकिन तो वो क्या है, जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आई एम फीलिंग बेटर। अच्छा, आइए अगला है मेरा दूसरा कि ये जो जनन स्वास्थ्य है ये किस तरीके से फैलता है। तो पहला नंबर समझिए कि लैंगिक तरीके से संचरण होता है। संचरण मतलब फैलने वाला ही बीमारी होता है, ठीक है। जनन स्वास्थ्य आपको अपने आप में भी उत्पन्न हो सकता है और एक फैलने वाला था। यहाँ पे हम अभी संचरित जो रोग है उसे समझते हैं। एक होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फैलता है, जीवाणु से एक फैलने वाला गोनेरिया होता है, और एक सिफिलिस होता है। ये दो बीमारी है जो कि जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछता है। और दूसरा है वायरस द्वारा फैलने वाला। एक होता है मस्सा, जिसे वार्ड्स कहते हैं, वार्ड्स, WARTS, वार्ड्स, जिसे मस्सा हिंदी में। और एक होता है HIV एड्स, आपने नाम सुना होगा, विश्वव्यापी रोग है, जनन स्वास्थ्य संबंधित विश्वव्यापी, यानी कि पूरी दुनिया में फैला हुआ रोग है। अब ये समझ में आ गया जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड, मेरा इतना पॉइंट्स था। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं, बस विषाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग, एक HIV एड्स क्लास 10th में ज़्यादा पूछता है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया है। अब अगला है तीसरा, गर्भ निरोधन, यहाँ पे दिया हुआ है। ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया है, अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गर्भ निरोधन क्या होता है, पहले इसका अर्थ समझता है। किसी भी वर्ड है उसको सबसे पहले अर्थ जानना जरूरी है कि उसका अर्थ या मीनिंग क्या होता है। तो गर्भधारण को रोकने की विधि क्या कहलाता है, गर्भ निरोधन। मान लीजिए आप सेक्स कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, आप चाहते हैं गर्भधारण न हो, लैंगिक तरीके से उससे जुड़े हुए हैं, एक नर और एक मादा लैंगिक तरीके से जुड़ा हुआ है, बट वो चाहता है कि मेरा गर्भधारण न हो, ठीक है, ऐसा होता है, अक्सर होता है। तो वो जो विधि है उसे गर्भ निरोधन विधि कहते हैं। अब इसके भी बहुत से प्रकार हैं। पहला कि यांत्रिक विधि, एक नंबर में यांत्रिक अवरोध के द्वारा हम रोक सकते हैं इसे, अवरोध मैंने रोकना होता है। शुक्राणुओं को अंड कोशिका, यानी कि मान लीजिए गर्भधारण कब होगा, जब एक युग्मक, मान लीजिए एक जोड़ा है, दूसरे से संलयित होगा तभी तो होगा। मान लीजिए ये शुक्राणु और ये क्या है, अंडाणु। अगर ये दोनों आपस में संलयित होगा तभी तो युग्मज का निर्माण होगा, तब भ्रूण होगा, उससे गर्भ धारण होगा। तो इसको हम आपस में मिलने ही न दें तो क्या गर्भ निरोधन कहा जा सकता है। यानी कि शुक्राणुओं को अंड कोशिका यानी कि अंडाणु तक नहीं पहुंचने दिया जाता है इस विधि में। अब इसका एग्जाम्पल है कि शीशन को ढकने वाला कंडोम यूज कर सकते हैं हम, बेस्ट। ये तो हो गया पुरुषों के लिए, लेकिन इनके लिए हो गया पुरुषों के लिए, इस शीशन को ढकने वाला कंडोम यूज कर सकते हैं। अब एक आता है स्त्री के लिए योनि में रखा जाने वाला सर्वाइकल कैप इसको बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए यांत्रिक अवरोध में। इसमें ये नहीं पूछता है, बोला है गर्भ निरोधन की विधियों का वर्णन कीजिए क्लास 10th में। तो यहाँ तक आप ये समझ लीजिएगा। और आगे है रासायनिक तकनीक, यानी कि रासायनिक विधि से आपको ये शुक्राणु को अंडाणु तक पहुँचने में रोकना है। तो इसमें क्या है, मादा में अंडाणु को न बनने देना, इसके लिए दवाई दी जाती है ताकि अंडाणु लेडीज में न बने, ठीक है, और पुरुष में भी शुक्राणु का निर्माण तो होगा लेकिन शुक्राणु उसमें प्रवेश न करे अंडाणु में। तो इसके लिए क्या होता है कि दवाई ली जाती है, दवा का यूज करते हैं लोग।
जो हार्मोन को संतुलित रखता है और उसे परिवर्तित कर देता है। विरोधी जो दवा होता है उसका विरोधी होता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। ये हो गया यांत्रिक अवरोध, ये हो गया रासायनिक अवरोध। आगे एक आता है नसबंदी कराकर उसको शुक्राणु के निर्माण को रोका जा सकता है। यहाँ पे एक होता है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या ये बहुत ऐसा टॉपिक है, इस पर लोग कंफ्यूज रहते हैं। भ्रूण हत्या आज देश में बहुत से हो रहे हैं, इसका कोई ये लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ये होना मेरे नज़र से सामाजिक कलंक है एक तरीके से। और ये पता है कब किया जाता है? ये जो अगर मान लीजिए गर्भ में अगर लड़का है तो इसे लगभग सेफ किया जाता है, ठीक है। अगर पता चला कि लड़की है तो इसे मार दिया जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है, यानी कि भ्रूण हत्या, भ्रूण को ही मार दिया जाता है। तो ये एक सामाजिक कलंक है, इसे लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर जन्म ले रहा है तो वो एक अस्तित्व ही उसका अस्तित्व है, वो उसका संतान जन्म ले रहा है, तो उसको हम क्यों मारें? लोगों में समझ होनी चाहिए। अगर आप इन सारी विधियों का यूज करके और इनको अगर आप पैदा कर रहे हो, ये विधि यूज करने के बाद ये पैदा ही नहीं होंगे। अगर इसको आप यूज कीजिए तो आपको भ्रूण हत्या करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि युग्मनज बनबे नहीं करेगा, भ्रूण भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप इन अवरोध का यूज करते हो तो भ्रूण का निर्माण ही नहीं होगा, संलयित ही नहीं होगा, तो क्या होगा कि भ्रूण का ये जो है इसकी आवश्यकता भ्रूण हत्या की नहीं पड़ेगी और सामाजिक कलंक भी नहीं आपके पास आएगा। तो वही बात है, आप इसे क्लियरली समझ गए होंगे। अब इतना ही पर हम चैप्टर को करते हैं समाप्त, क्योंकि बहुत से बात की है। एक चैप्टर क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 था, जीव चयन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम था, उसे मैंने 3 पार्ट वीडियो में डिस्कशन किया। फर्स्ट पार्ट वीडियो 15 मिनट का, उसमें अलैंगिक चरण के सारी टॉपिक्स के बारे में उसमें बताया गया है, और दूसरा पार्ट 21 मिनट का है, तो उसमें क्या है कि लैंगिक चरण की सारी विधियों का वर्णन किया गया है, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ उसमें बताया गया है। दोनों वीडियो का सीरियल वाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और ये तो वीडियो का पार्ट 3 ही है। आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में जाइए जस्ट, और ये बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आप वीडियो का सॉल्यूशन, ये जो चैप्टर है इसका अगर आप सीरियल वाइज सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो भी आपको बताना होगा। तो थैंक यू सो मच।